ग्लोबल आईटी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो हमारी सेकेंड ईयर आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, वन पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। उसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको पढ़ करके आपका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, और एक चीज आपके जानने वाली है यहाँ पे कि आपको ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पर फ्री पीडीएफ और टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, फ्री पीडीएफ और टेस्ट आप जाएंगे, वेबसाइट खोलिएगा वहां पे globaliti.org.in पे, वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर का देखिएगा, फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है और साथ में आपको फ्री टेस्ट भी मिल रहा है। तो समय न गवाते हुए हम अगले अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वहां जाके आप अपने मॉक टेस्ट यानी समझ सकते हैं कि आप कितने पानी है, मतलब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो ये आपकी प्रॉफिट की चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास का आज पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? What is the purpose of bumpered corner of bumpered quad flat package? बम्पर क्वाड फ्लैट पैकेज के बम्पर कोनों का उद्देश्य क्या है? अब हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं, यहाँ सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, 15 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 4 ऑप्शन समझ में आ रहे हैं तो 4 ऑप्शन डिफाइन किया जाएगा, उसके अलावा अतिरिक्त नॉलेज दी जाएगी जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी लेके हम साथ में चलेंगे। तो ये पूरा पैकेज है, ये मत सोचना कि अरे बस हम स्किप करके और आंसर देके हम स्किप कर देंगे, तो स्किप ना करना। ठीक है, चलिए। तो क्या पूछ रहा है, बम्पर का उद्देश्य क्या है? जो ये बम्पर, इसको जो ये चारों कोने में निकले हुए उसको क्या करेंगे? बम्पर करेंगे। अब इनका उद्देश्य पूछ रहा है किस लिए ये है। कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था और आज भी आपको बता देते हैं, ये जो पिने निकली हुई है, इन पिनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारा बम्पर निकला होता है चारों कोनों पर। ठीक है, तो हम इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से हमारा बम्पर कार्य कर रहा है। ठीक है, हमने क्या बताया, ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूज होता है। तो प्रोटेक्ट द आईसी लीड्स, आईसी की लीड को रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 34 का। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है एसओआईसी का फुल फॉर्म। अब देखो, कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने कई सारे फुल फॉर्म दिखाए थे और आपको बताया था इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो हमने इसका भी बताया था, स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे आप ढूंढिएगा क्या? स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हमारा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, नो डाउट ऐसा क्यों नहीं समझ में आएगा। अब देखो, मैंने कहा था कि भाई जो समझाया जा रहा है उसके अलावा भी कुछ चीजें आपको बताई जा रही है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है या वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं। भाई अब देखो, आप सेकंड ईयर में, उसके बाद आप कहाँ जाओगे? इसके बाद एग्जाम दोगे, बाहर के एग्जाम दोगे कॉम्पिटिशन वाले लेवल के, तो उससे कुछ क्वेश्चन आपके सामने डीएमआरसी, एलएमआरसी, एएलपी वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। तो वो जहां जहां हमें लग रहा है हम उठा के ले आते। ठीक है, तो एसएमडी का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा और सर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बस हमने बताया नहीं था कि ये कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो एसएमडी का फुल फॉर्म सरफेस माउंट डिवाइस, और ये हमारा आईआईटी रांची के एएलपी में 2007 के क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा था एसएमडी का फुल फॉर्म और हमारा आया किसमें? आईआईटी रांची एएलपी में 2007 का क्वेश्चन है। दूसरा हमारा हमने लिखा है पीसीबी के आधार की मोटाई। अब तो यहाँ पे असेंबली की बात हो रही थी बट हमने पीसीबी भी आपको समझा दिया कि भाई कल की क्लास में हमने आपको समझाया था असेंबली के परत की मोटाई, क्योंकि और ये भी बताया था कहाँ पे आया था, किस कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। तो वैसे हमने यहाँ पे भी आपको बता दिया कि पीसीबी के आधार की मोटाई कितनी होती है? 0.1 mm होती है और ये हमारा आरआरबी मुंबई एएलपी 2001 में। ठीक है, आरआरबी मुंबई एएलपी 2001 में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, इस आईसी का नाम पूछ रहा है, इस आईसी पैकेज का नाम पूछ रहा है। अभी जस्ट हमने आपको दिखाया ये कौन सा वाला था? बम्पर्ड वाला, और इसका फुल फॉर्म भी आपको हमने पिछली क्लास में भी बताया था। यहाँ पे भी दिख रहा है बम्पर्ड, BQFP लिखा है ना, बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैकेज। पी से हमारा प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक QFP, QFP क्वाड फ्लैट पैकेज। ठीक है, क्वाड फ्लैट। अब क्वाड का मतलब आपको पता है, बड़ी क्वाड मतलब चौकोन की बात कर रहा है।
फ्लैट एकदम स्थिर है असेंबली पे, ठीक है, फ्लैट टाइप का है। और पैकेज मतलब ऐसी ऐसी जिसमें प्लास्टिक का क्वाड फ्लैट पैकेज है, ठीक है। सीएसपी की बात करें तो सेरामिक, सेरामिक क्यूएफपी, ठीक है। बीक्यूएफपी बम्पर, ठीक है। क्यूएफपी हमने ये भी बताया था कि आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फिगर दिखा के पूछेगा कौन से वाले का है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। एलक्यूएफपी लो क्वाड, लो क्यूएफपी, लो क्यूएफपी। तो इस तरह से हमने सबके देख लिए और पिछली क्लास में भी हमने बहुत सारे फुल फॉर्म डिस्कस किए। इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा साफ साफ सीधी सीधी सी बात विथ नो डाउट की ऑप्शन नंबर सी बीक्यूएफपी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले बोले कि आपको सब चीजें साथ में लेके चलनी है ताकि आपको चीजें समझ आए। वहां तो समझाया था, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्यूएफपी क्वाड फ्लैट पैकेज फुल फॉर्म, पीक्यूएफपी प्लास्टिक क्वाड फ्लैट पैकेज, सीक्यूएफपी सेरेमिक मल्टीलेयर क्वाड फ्लैट पैकेज। मल्टीलेयर इसलिए बोला है, ये मल्टीलेयर पीसीबी होती है इस वजह से, ठीक है। एमक्यूएफपी मैट्रिक क्वाड फ्लैट पैकेज, टीक्यूएफपी थिन क्वाड फ्लैट पैकेज, बीक्यूएफपी बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैकेज, और जो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था एलक्यूएफपी लो क्वाड फ्लैट पैकेज। तो सबके आपको फुल फॉर्म भी दिख गए यहीं पे इसी स्लाइड में और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए ये पिछली क्लास में भी सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे भी हमारे पास है। 36वां क्वेश्चन कर रहा है एसएमटी का पूर्ण रूप बताइए, यानी कि इसका फुल फॉर्म स्मॉल सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं हम उसको? सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी कहते हैं इसके फुल फॉर्म को। और साथ में पिछली सेशंस में भी, पिछले सीरीज सेशन में भी हमने ये आपको दिखाया था और आपको बताया था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको लिख देगा ए, इसको लिख देगा बी, इसको लिख देगा सी, ठीक है। और 3 सवाल थे, तीनों अलग अलग जगह से थे। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2001 में, गुवाहाटी एएलपी 2006 में, मुंबई एएलपी 2001 में, तीनों में 3 प्रकार के सवाल पूछे थे इस तरह से कि पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए का नाम क्या है, और किसी ने पूछा पॉइंट बी का नाम क्या है, किसी ने पूछा पॉइंट सी का नाम क्या है। तो इस तरह से हमारे 3 सवाल यहाँ से आए थे और जो कि आपके सामने यहाँ पे पॉइंट ए का नाम अगर पूछेगा तो शोल्डर, पॉइंट बी का नाम तो कंपोनेंट का बॉडी, और पॉइंट सी का कंपोनेंट का कॉन्टैक्ट या टर्मिनल। टर्मिनल ही तो है जो हम पीसीबी पर माउंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी इसी फिगर से ऑलरेडी 3 सवाल यहाँ से आपके कवर हो गए जो कि ऑलरेडी आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच टॉप एनालाइजर। देखिए हमने क्लास जब पढ़ाई थी ग्लोबल आईटीआई एप्लीकेशन पे, वहां पे हमने आपको ये सब चीजें समझा रखी थी बहुत अच्छे से। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है कोशिश करिए आप एक सिलेबस के थ्रू कोर्स पूरा कंप्लीट करिए, फिर जब क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत मजा आने वाला है। खाली मैंने एक आपको स्टोरी भी सुनाई थी खरगोश और कछुए की और दोनों के मिलके चलने की स्टोरी, उसमें मैंने बताया था कि क्या महत्व है आपके थ्योरी पढ़ने का और क्या महत्व है आपके एमसीक्यू सीरीज लगाने का, और इन दोनों को जब साथ लेके चलते हैं तो आप एकदम हाई लेवल पे चले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम, ये क्या करता है, ये कंट्रोल एएसडी, काम के माहौल में एएसडी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन? बेंच टॉप आयनाइजर। अब क्या होता है ये बेंच टॉप आयनाइजर, समझ लो नाम से ही पता चल रहा है बेंच शिफ्ट आयोनाइजर। इसमें जो बिजली से इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है उन सब से जो भी हमें प्रॉब्लम मतलब डिस्चार्ज होने वाली है और हमें झटके लगने वाले, उस वर्क स्टेशन को कंट्रोल करता ताकि ऐसी संभावना ऐसा माहौल न बने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 38 का, 37 का, ठीक है। 39 का पूछते हैं, 39 क्या कह रहा है आप देखिए ध्यान से। What is called tinning? अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आया tinning और सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का हमें पता है कि भाई किसी भी कंपोनेंट को पीसीबी पर माउंट करने के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं उसको सोल्डरिंग कहते हैं, और उसके लिए हमें सोल्डरिंग आयरन चाहिए होता है। उसको गर्म करते हुए और उस कंपोनेंट पे फ्लक्स लगा करके हम सोल्डर लगा करके उसको सोल्डर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है टिनिंग क्या है, तो टिनिंग देखो क्या होता है कि सोल्डरिंग ब्रेकडाउन में सबसे पहले इसको करते हैं, मतलब सबसे पहले टिनिंग किया जाता है। और उसका मतलब क्या होता है, किसी भी सोल्डर आयरन से अगर हम स्टार्ट करें तो सोल्डर आयरन के एकदम टिप पे थोड़ा सा हम सोल्डर पिघलाते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए और अच्छे से कार्य
करने लगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, हम टिनिंग कहते हैं। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं टिनिंग वो भी है कि अगर किसी कंपोनेंट को हम जब पीसीबी में डालने जा रहे हैं तो उस कंपोनेंट में पहले टिनिंग कर देते हैं, ताकि कंपोनेंट के लेग्स में टिनिंग कर देते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए और बिल्कुल उसमें दिक्कत ना हो, हमें ड्राई जॉइंट ना मिले, ठीक है। तो सोल्डर के टिप पे, सोल्डरिंग आयरन के टिप पे सोल्डर पिघलाने की प्रक्रिया को हम टिनिंग कहते हैं। तो क्या पूछ रहा है, टिनिंग क्या होता है, क्वेश्चन यही आपका, मेल्ट लिटिल सोल्डर ऑन द टिप ऑफ द आयरन, ठीक है। लोहे के नोक पर थोड़ा सा फ्लक्स पिघलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टिनिंग कहते हैं। इतना समझ आना। अब जब टिनिंग का नाम ही आया हो तो चलो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, ठीक है। पीसीबी पर रिप्लेसमेंट ट्रैक को लगाने, एक सवाल आपका आया था, मैंने अच्छा इसमें मैंने ईयर नहीं लिखा है, कौन से ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पूछेगा पीसीबी पर रिप्लेसमेंट ट्रैक को लगाने के लिए क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट ट्रैक को लगाने के लिए क्या करते हैं, तो टिनिंग करते हैं, ठीक है। सवाल का आंसर है टिनिंग, सवाल का आंसर है हमारा टिनिंग। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी पीडीएफ टेस्ट आपको लेना हो तो आप ग्लोबल आईटीआई की www.globalitia.org पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको पीडीएफ अवेलेबल है और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी वहां देने को मिल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकंड ईयर वालों का भी मिल जाएगा, ठीक है। एक सवाल हमारा आया हुआ है कहाँ पे, बेंगलोर मेट्रो यानी बीएमआरसी, मैंने कहा ना बीएमआरसी, एलएमआरसी, यूपीएमआरसी, इन सब में सवाल आते हैं इलेक्ट्रॉनिक से। तो अगर उसके इस जो हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उसके दायरे में होंगे तो हम जरूर उसको कवर करेंगे, ठीक है। बीएमआरसी 2016 यानी कि रिसेंट की बात है, 2016 में पूछा था, क्या क्वेश्चन है, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं। तो 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो आपका पूछ सकता है कि भाई टिनिंग होता क्या है, तो हमने बताया कि थोड़ा सा सोल्डर हम सोल्डरिंग आयरन के टिप पर लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टिनिंग कहते हैं। और हमारा पूछ सकता है कि पीसीबी पर रिप्लेसमेंट ट्रैक को लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो टिनिंग कहते हैं और टिनिंग करते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे पहले हम टिनिंग ही करते हैं, उसको गर्म करते हैं और उसकी नोक पे हम सोल्डर पिघलाते हैं, ठीक है। समझ आ गया। हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ बचा होगा जो समझना बाकी होगा, और प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। देखिए सोल्डर हम इसके एकदम टिप पे पिघला रहे हैं, साफ साफ फिगर दिखाया गया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ईएसडी घटना के कारण उत्पन्न दोष, ठीक है। ईएसडी घटना हमने कल डिस्कस किया और आज भी बता रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। आप जब भी कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको विद्युत के झटके लग सकते हैं, उनसे बचने के लिए कुछ कुछ हम उपाय करते हैं। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की घटना जो हो रही है उसके कारण उत्पन्न एक दोष होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अप्रकट दोष, जो कि दिखता नहीं है। अप्रकट का मतलब क्या हुआ, नहीं दिखेगा ना, तो कौन सा डिफेक्ट, अप्रकट दोष। हिंदी में इसको याद करना आसान था इसलिए हिंदी में इसको बताया, वरना आप जान रहे हो कि हम बोलते हैं कि मैक्सिमम जो टर्म्स होते हैं जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इसको अगर आप इंग्लिश में ही देखोगे तो ज्यादा आसान होता है कोरिलेशन करने, ठीक है। जहां जहां जरूरत होगा बताते चलेंगे आपको, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, लेटेंट हीट, क्या कहेंगे इसको, लेटेंट हीट या अप्रकट दोष। किसको, ईएसडी घटना के कारण जो भी दोष उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट इफेक्ट। अब जब लेटेंट इफेक्ट की बात कर रहे हैं और ईएसडी की बात कर रहे हैं, तो ईएसडी में हमें इतने चीजें थोड़ा और जान लो जो आपको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। ईएसडी रिस्ट स्ट्रैप जो हम लगाते हैं उसका हमारा कितना 1 मेगा ओम हमारा प्रतिरोध होता है, क्या है, प्रतिरोध उसका 1 मेगा ओम होता है, जिसकी वजह से हमें झटके नहीं लगते, और पिछली क्लास में भी हमने इसको डिस्कस। अब लेटेंट हीट मैंने समझाया आपको, वही चीज यहाँ लिखा भी हुआ है ताकि आप देख के पढ़ लो, अच्छे समझ लो, ठीक है। अव्यक्त दोष का अर्थ है सॉफ्टवेयर में छिपी हुई ऐसी खामियां जिन्हें कोई भी उपयोगकर्ता तब तक नहीं पहचान सकता जब तक कि कुछ विशेष ऑपरेशन न किया जाए, ठीक है। जो अप्रकट दोष है उसको हम ऐसे आंखों से देख करके नहीं पहचान सकते जब तक इसके लिए विशेष प्रकार का प्रबंध न किया जाए इसको पहचानने के लिए, ठीक है। इन खामियों का पता तभी लगाया जा सकता है जब कोई विशिष्ट कार्य असामान्य परिस्थितियों में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लेटेंट इफेक्ट है। ये कैसे उत्पन्न होता है, जब हम ईएसडी का काम कर रहे हैं उस समय एक अप्रकट दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट इफेक्ट, ठीक है। और एक चीज और जान लो ईएसडी के बारे में बात करो, डिवाइस अफेक्टेड इन परसेंटेज,
जब ईएसडी पे काम कर रहे हैं तो डिवाइस कितने परसेंट तक हमारा ईएसडी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जो होता है वो कितने प्रतिशत तक हमारे डिवाइस को अफेक्ट कर सकता है, इसको प्रभावित कर सकता है। तो 60 से 90% तक ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है तो इसलिए आपको यहाँ पे दिया गया। हाउ टू मिनिमाइज द कॉज ऑफ ईएसडी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइस। उपकरणों के निर्माण के दौरान ईएसडी के कार्य को कैसे कम किया जाए। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन के से समझाते हैं। ठीक है, पीछे अभी कुछ और फिगर भी दिखाएंगे बट इधर ऑप्शन फॉर हील ग्राउंडिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एडी ग्राउंड मतलब हील्स पहनने से आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको झटके नहीं लगेंगे, तब भी झटके लगते हैं। ठीक है, नॉर्मल फुट पड़ोगे या फुट मैट रखोगे तब भी मैट आप सोचोगे मैट रख ले तब नहीं होगा, तब भी आपको झटके लगेंगे। प्लास्टिक का ड्रेस मटेरियल पहनोगे तो ऐसा भी नहीं होता, प्लास्टिक का कितना ड्रेस मटेरियल पहनोगे। ठीक है, तो ये हमारा ईएसडी कंट्रोल फुटवेयर यानी कि ऐसा फुटवेयर जो कि ईएसडी को कंट्रोल करता है, उसी लिए बना होता है, तो हम इसी को पहन के कार्य करते हैं। चलिए आपके सामने कुछ फिगर है, हम इसको बता दें। ये क्या है, टेबल मैट लिखा हुआ है, टेबल मैट यानी कि ये इसको लगाने से हमारा ईएसडी कंट्रोल होता है, तो उसको कहेंगे ईएसडी टेबल मैट। ये सब में ईएसडी इन्वॉल्व है। ठीक है, जिससे हमारे ईएसडी की जो भी घटनाएं हैं, जो भी हमें दिक्कत परेशानी होने वाली है वो ना। ठीक है, तो ये लगा होता है हमारे ईएसडी जब हम काम करते हैं एसडी में। तो ये ईएसडी फुटवेयर, ठीक है, चप्पल। और इसकी अगर बात करें तो ये कॉमन पॉइंट ग्राउंडिंग कोड है, जहां जहां हमें ऐसा लगता है तो हम उसको ग्राउंड कर देते हैं इस टेबल के थ्रू। ठीक है, कॉमन पॉइंट ग्राउंड कोड देखिए आप ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ है और इसके थ्रू ये ग्राउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सब हम यूज कर लेते हैं कॉमन पॉइंट ग्राउंड कोड। ठीक है, ये भी हमारा ईएसडी कंट्रोल में उपयोग होता है, ये सब हमारे ईएसडी कंट्रोल में उपयोग होता है। फिर ईएसडी शूज भी आते हैं, इससे भी हमारा कंट्रोल होता है। और शूज के कवर भी आते हैं, जैसे मान लो हम ईएसडी कवर शूज नहीं पहने तो ईएसडी शूज कवर को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ईएसडी फिंगर कॉर्ड। आप इसकी फिगर यहाँ देख सकते हैं। फिंगर कॉर्ड मतलब एक प्लास्टिक का ऐसे गोल गोल सा होता है और इसको आप अपनी उंगलियों में पहन सकते हैं कार्य करने के दौरान, ताकि आपको बिजली के झटके ना महसूस हो। और ये देखने में हमारे छोटे छोटे बलून की तरह होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप किस तरह से इसने पहन रखा है। ठीक है, और इस तरह से भी आप पूरा एप्रन जानते हैं, जब बड़े बड़े लोग एप्रन पहन के खाना बनाते हैं, किचन में जाते हैं तो एप्रन पहन लेते हैं, सिर्फ उसी प्रकार कुछ इस मात्रा में भी एप्रन हमारे मौजूद होते हैं। पूरा ऐसे ढका हुआ आदमी के लिए, औरतों के लिए ऐसे बना हुआ है। और आप देख सकते हैं ये भी एप्रन है और ये भी एप्रन का एक फिगर है। तो इस तरह के एप्रन हम पहन के एसडी वर्क स्टेशन पे कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, कंडक्टिव ग्लव्स। अब इस ग्लव्स को पहनने से क्या होगा भाई, आपको नहीं झटके लगेंगे। सबका यही कार्य है कि आपको झटके ना लगे। और इसका फिगर तो आपने देख ही रखा है। ठीक है, रिस्ट स्ट्रैप ईएसडी का, जो कि आपको झटकों से बचाता है। तो इन सारे चीजों का उपयोग करके हमें झटके नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट कॉज टू डिवाइस ड्यू टू ईएसडी। इसका आंसर बता देता क्या होगा, यूज्ड ईएसडी कंट्रोल फुटवेयर। ठीक है, अब कह रहा है ईएसडी के कारण उपकरणों को होने वाले दोष का प्रतिशत। अभी जस्ट हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कितने प्रतिशत तक ये इफेक्ट करेंगे हमारे ईएसडी को, मतलब हमारे जो डिवाइसेस हैं उनको ईएसडी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, जिसकी वजह से विद्युत के झटके लग रहे हैं, कितने प्रतिशत तक प्रभावित करेंगे। तो हमने बताया 60 से 90% तक ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए 42 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं, which material is used to make conductive shoe covers to protect from static charges। फिर वही ईएसडी की बात कर रहा है, क्या स्टैटिक चार्जेस बोल रहा है। फिर आवेशों से बचाने के लिए प्रवाही जूता कवर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करता है, तो प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। एक हमारा सामग्री है पॉलीप्रोपिलीन, इसके उपयोग से ये मटेरियल बने होते हैं। कौन सा, पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, दिमाग में रखना है, ऐसा समझना प्लास्टिक से यूज करके हम बच सकते हैं कि हमें झटके या ईएसडी ना प्रभावित करे।
व्हाट इज द कॉज ऑफ वॉइडिंग? अब वॉइडिंग क्या होता है, एसएमटी तो हमें पता है। वॉइडिंग क्या होता है? जब हम सोल्डरिंग कर रहे हैं, जब हम पीसीबी पे लगा रहे हैं एसएमडी कंपोनेंट्स को या आईसीज को लगा रहे हैं, तो उस समय जब हम सोल्डर लगा रहे हैं तो उस समय एक बबल अंदर ले लेता है। जैसे आप जाते होंगे मोबाइल को टेम्परिंग करवाने, मतलब कि उसके ऊपर ग्लास चढ़वाने, तो आप देखते होंगे कहीं कहीं बबल ले लेता है, मतलब कि एयर गैप ले लेता है, तो उसी को वॉइडिंग बोलते हैं पीसीबी के फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये एक क्षतिग्रस्त ज्वाइंट बन जाता है, मतलब यहाँ से हमारी जो सोल्डरिंग है वो खराब होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसको पहले देख लेते हैं। Wetting of the solder on the component list pad and circuit board pads play a role in wording. Poor wetting creates a gap in the solder joint, which by definition are worse. Some solder paste wet and flows better than other, tends to minimize wording. ठीक है, कहने का तात्पर्य कह रहा है जो भी घटक या लीड हम यूज कर रहे हैं, जो हम एसएमडी पे सरफेस माउंट पे डिवाइस को लगाने के लिए हम सोल्डर उपयोग कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा है। पर सोल्डर का गीला होना वॉइडिंग में भूमिका निभाता है, मतलब अगर सोल्डर ज्यादा गीला है तो हमारा वॉइडिंग की समस्या हो सकती है। खराब गीलापन सोल्डर ज्वाइंट में अंतराल बनाता है, जिससे परिभाषा के अनुसार वॉइडिंग कहते हैं। खराब सोल्डरिंग जो हम करेंगे उससे क्या हमने बताया, एयर गैप बबल्स बन जाएंगे। जैसे आप हमने बताया ना ग्लास लगाने जाते हो तो कुछ इस तरह से एयर बबल्स बन जाते हैं, तो यही हमारा क्या एसएमडी के केस में वॉइडिंग कहलाता है। इसमें देखो कम है और इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर कि किस तरह से हमारा सोल्डर लगाया गया कि ये इस तरह से इसमें वॉइडिंग की समस्या आ गई। ठीक है, देखो प्री हीटिंग पे हमारा हो जाता है वॉइडिंग, और मेल्टिंग इस तरह से हमारे छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, लिक्विड फ्लक्स वॉइड बन जाता है, जिससे क्या होता है हमारा फ्यू सेकंड आफ्टर मेल्टिंग, तो मेल्ट होने के बाद ये देखो प्री हीटिंग हुआ तब ये हाल था, फिर मेल्टिंग हुआ और पिघला, उसके बाद मेल्ट होने के बाद पिघलने के बाद हमारा एक छोटा सा बन गया यहाँ पे वॉइड। ठीक है, तो क्या कहता है क्षतिग्रस्त ज्वाइंट स्ट्रेंथ, क्या होता है डैमेज ज्वाइंट स्ट्रेंथ। जो भी हमारी ज्वाइंट्स होती है कंपोनेंट में पीसीबी से, उसको क्षतिग्रस्त करता है, मतलब उसको डैमेज करता है। तो ये हमारा हो गया वर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर पेस्ट यूज्ड फॉर रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की संरचना क्या है। ठीक है, रिफ्लो सोल्डरिंग हमने आपको बताया था कोर्स में, हमारा पूरा एकदम डिफाइन किया कि रिफ्लो सोल्डरिंग क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, उसमें 4 भाग होते हैं, प्री हीट जोन होता है, फिर हीट जोन होता है, फिर मेल्टिंग जोन होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, कह रहा है कि सोल्डर पेस्ट के बारे में पूछ रहा है, इसको हम कैसे हम इसको सोल्डर पेस्ट करेंगे, तो इसमें क्या यूज होता है, पाउडर सोल्डर यूज होता है और फ्लक्स यूज होता है। आप ये देख सकते हैं फ्लक्स है और ये हमारा इसी तरह से पाउडर सोल्डर होता है और फ्लक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा उपयोग हो रहा है, और ये क्वेश्चन हमारा आया है आरआरबी कोलकाता एएलपी 2002 में। ठीक है, 2002 में एएलपी 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी कोलकाता। लिखा हुआ है एसएमडी उपयोग सोल्डरिंग हेतु पर उपयुक्त सोल्डर। ठीक है, एक हमारा एक एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है कि जब भी हम एसएमडी सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें सोल्डर कितने कितने मात्रा में कौन कौन से सोल्डर होते हैं। तो टिन होता है 80% और सीसा होता है 20%। और ये सवाल हमारा आरआरबी चंडीगढ़ एएलपी 2003 में आ चुका है। ठीक है, इसलिए आपके सामने। ठीक है, प्रयुक्त तकनीक प्लेटेड थ्रू होल मल्टीलेयर। ठीक है, मल्टीलेयर जो पीसीबी होती है, जिसके हमने बताया था कि भाई चारों तरफ मतलब कई लेयर्स में हमारी पीसीबी डिजाइन की जाती है, उस पर हर तरफ हम एसएमडी कंपोनेंट्स या डिप वाले कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। तो क्या है मल्टीलेयर पीसीबी में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है, तो हम बताए थे कि प्लेटेड थ्रू होल तकनीक हमारी मल्टीलेयर पीसीबी में उपयोग होती है, जिसको हम पीटीएच भी बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होगा प्लेटेड थ्रू होल। देखिए यहाँ पे आपका फुल फॉर्म भी क्लियर हुआ, और एक चीज क्लियर हुई कि मल्टीलेयर पीसीबी में कौन सी तकनीक यूज होती है, पीटीएस। ठीक है, और ये आया हुआ है क्वेश्चन हमारा आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2000। ठीक है, यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन और कवर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है which conformer coating material is used as 2 part of thermosetting mixture।
अब तुम्हें यहाँ क्या नाम आया, कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल की बात हो रहा है, कन्फर्मल कोटिंग मटेरियल। अब ये होता क्या है, तो पीसीबी को हमारा वायु से, पानी से और बाकी बाहरी चीजों से बचाने के लिए हमारा एक हम मिक्सचर लेपित करते हैं पीसीबी पर, उसको क्या कहते हैं, कन्फर्मल कोटिंग। इतना समझ में आया, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 पार्ट थर्मोसेटिंग मिश्रण के रूप में कौन सी कन्फर्मल कोटिंग सामग्री उपयोग की जाती है, तो कौन सी हमारी इपॉक्सी रेजिन उपयोग होती है। अब जब इपॉक्सी रेजिन की बात आई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कन्फर्मल कोटिंग एक हल्की सामग्री है जिसको पीसीबी पर लगाया जाता है, जो एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। ने बताया सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होता है कि बाहरी आवरण से हमारे पीसीबी को इफेक्ट न करे और पीसीबी हमारी सही रहे, ताकि उसके कंपोनेंट सही रहे, तभी ना हमारा डिवाइस चलेगा। ठीक है, यह सर्किट बोर्ड और घटकों के विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से बचाता है, जिसमें गर्मी, ठीक है, हीट आ गया, आर्द्रता में हमारा नमी आ गई, नमी, पैराबैंगनिक किरणें भी होती है, उनसे भी बचाता है, और रासायनिक मतलब जैसे केमिकल जो भी रिएक्शन होते हैं उनसे भी बचाता है, और घर्षण फ्रिक्शन की सामग्री से हमारे पीसीबी को बचाए रखता है। तो कन्फर्मल कोटिंग अगर आपसे पूछे तो क्या होता है, ऐसा हल्का मटेरियल होता है जो कि हमारी पीसीबी को बाहरी पर्यावरण के क्षति जो कर सकते हैं उनसे बचाता है, जैसे कि गर्मी, आर्द्रता, नमी, पैराबैंगनिक किरणें, इन सबसे बचाता है। अब दूसरा टर्म आया था हमारा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वे बहुलक है जिनमें गर्म करने पर विकृत नहीं किया जा सकता है या एक नए आकार में फिर से ढाला नहीं जा सकता। ऐसे मटेरियल है जो वापस से इसको हम हीट करके खत्म नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसका आकार बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बेकेलाइट, एपॉक्सी रेजिन, और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि थर्मोसेटिंग मिक्सचर में कौन सा हम यूज कर रहे हैं मटेरियल, तो कौन सा यूज कर रहे थे, एपॉक्सी रेजिन। क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि भाई यही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मटेरियल है। ठीक है, मेलामाइन और इत्यादि। नेक्स्ट है एपॉक्सी लेयर को लगाने का प्रोसेस क्या कहलाता है। देखो सीधे सा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो एपॉक्सी लेयर को लगाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, जो ये लेयर हम पीसीबी पे लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्यावरण से बचा हुआ हमारा पीसीबी, इस प्रोसेस को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको माइक्रो ब्लास्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इपॉक्सी युक्त कन्फर्मल कोटिंग को हटाने के लिए, देखो एक लगाने वाला सारा प्रोसेस है, लगाने वाले प्रोसेस को माइक्रो ब्लास्टिंग कहते हैं। इस पे लगाते हैं तो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, एपॉक्सी रेजिन यूज करते हैं, कन्फर्मल कोटिंग हम लगाते हैं। अब क्या इसको हटाने की प्रक्रिया को, यानी जो हमने कन्फर्मल कोटिंग किसकी लगाई, एपॉक्सी की, उसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन की जरूरत होती है। मतलब ये किसकी जरूरत पूछेगा कि इस एपॉक्सी को पीसीबी से हटाने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो सोल्डरिंग आयरन की जरूरत होती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी अहमदाबाद एएलपी 2009 का सवाल है। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है which material is used to make the drill bit for drilling PCB code। पीसीबी छेद ड्रिलिंग के लिए, ड्रिल बिट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है। पहली बात कह रहा है ड्रिलिंग बिट बना रहा है, तो ड्रिलिंग बिट ऐसे मटेरियल का होगा जो कि और ज्यादा हार्ड होगा, तभी ना वो छेद कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हार्ड मटेरियल का बना होना चाहिए हमारा ड्रिल बिट। अब हार्ड मटेरियल में हमारा ठोस लेपित टंगस्टन कार्बाइड होगा आंसर इसका। ठीक है, इस मटेरियल का बना होता है। अब इसका नाम आया है सॉलिड कोटेड टंगस्टन कार्बाइड की, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ड्रिल बिट, ड्रिल बिट्स आर कटिंग टूल। ड्रिल बिट क्या होता है, एक कटिंग टूल होता है यूज्ड टू ड्रिल इनटू अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल में छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होल्स, ठीक है, सर्कुलर टाइप का और क्रॉस सेक्शन हो जितना हमें चाहिए हमने निशान लगा करके उसको कट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने लिखा है टंगस्टन ड्रिल बिट आर वन ऑफ द मोर ड्यूरेबल टाइप बिकॉज द मटेरियल टफनेस। अब टंगस्टन के ड्रिल बिट क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। कह रहा है ना कि मोर ड्यूरेबल, बहुत ही ज्यादा हमारा टिकाऊ, इसको ड्यूरेबल करें, टिकाऊ है, और ये बहुत ही टफ है। ठीक है, अब इसे ड्रिल बिट कटिंग टूल में इनका उपयोग किसी सामग्री में ड्रिल
गोलाकार क्रॉस सेक्शन छेद बनाने के लिए किया जाता है, जो पहली लाइन है वही लिखी है। टंगस्टन ड्रिल बिट सामग्री की कठोरता के कारण, ठीक है, ये बहुत कठोर होता है, इसकी वजह से इसको हम यही यूज करते हैं कि इसको टंगस्टन ड्रिल बिट, इसको टंगस्टन की ड्रिल बिट बनाते हैं क्योंकि ये कठोर होता है अपने आप में और टिकाऊ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा सॉलिड कोटेड टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर डी। 48 पे देखिए क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द साइज ऑफ पैड विड्थ फॉर सोल्डरिंग रेजिस्टर कैपेसिटर एंड डायोड ऑन द पीसीबी। कह रहा है पीसीबी पर जब भी कोई कंपोनेंट डालते हैं तो साइज क्या होता है, उस छेद को बनाने का साइज क्या होता है। ठीक है, पीसीबी पर टाका लगाने, प्रतिरोध, कैपेसिटर और डायोड के लिए पैड की जो पैड है, ये जो हम छेद बना रहे हैं उसकी चौड़ाई क्या होती है, उसकी आकार क्या होता है। तो कितना होता है, 70,000 होता है। अब 70,000 तो इसका आंसर हो गया, मैक्सिमम लोग इसको फटाफट बोल दिए होंगे 70,000। अब ये होता क्या है ये भी तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ओनली फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन है कि भाई 70,000 होता है क्या। ठीक है, ये 1 इंच का 1000वां हिस्सा होता है। ठीक है, 1 इंच के 1000वें हिस्से को हम क्या कहते हैं, थाउ कहते हैं, THOU। इतना समझ में आया। ठीक है, अब 70,000 का मतलब हो गया 1.778 mm। कितना हो गया, 1.778 mm। अब ये आया कैसे मैम, तो इसको हमने डिवाइड किया था, 70,000 को हमने डिवाइड किया 39.37 से, तो हमें लेंथ को हमने 39.37 से डिवाइड किया तो हमें 70,000 मिला, इक्वल टू 1.778 mm मिल गया। अब ये कैसे डिवीजन हुआ देखिए, यहाँ पे 8,000 कितने बराबर होता है, 8,000 का मतलब 0.001 इंटरनेशनल इंचेस, मतलब जो स्टैंडर्ड इंच होता है, तो 8,000 का मतलब 0.001 इंचेस। ठीक है, या कह सकते हैं 1 इंच इक्वल टू 1,000। ठीक है, 1 इंच इज इक्वल टू 1,000। इतना समझ में आया, यानी कि 0.025 mm। अगर mm की बात करो 0.025 mm हो जाएगा, या फिर 25.4 माइक्रोमीटर। अगर मिलीमीटर की नहीं बात कर रहे हैं, माइक्रोमीटर में तो 25.4 माइक्रोमीटर। और हमें पता है 1 मिलीमीटर कितना होता है, 39.37 था। 1 मिलीमीटर 39.37 था। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कितना हमारा होगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।